हाफ के एक्स। मान लो हम कहें कि इस स्प्रिंग को, किसी स्प्रिंग को जो कि ऑलरेडी 0 से लेकर के x तक पुल की जा चुकी, मान लो इस प्रोसेस में हमने 10 जूल एनर्जी देना पड़ी, ठीक है ना। ये कोई स्प्रिंग थी, आपने एक सर्टेन फोर्स लगा करके इसको पुल किया, तो जब इसकी लंबाई में एक्सटेंशन हुआ x, उसमें आप एनर्जी खर्च कर चुके हो 10 जूल। हम चाहते हैं कि जब इसकी लंबाई x थी, यहाँ से आप 2x तक पहुंच जाएगी, व्हाट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी डिमांडेड, बताइए। 30, इसका थ्राइस 30 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आप जाते हो 2x से 3x पर, अब एनर्जी डिमांड कितनी होगी, 50। तो ये सीधा सीधा मतलब जहां पर भी पूरी फिजिक्स में ये देखोगे आप कि जब भी कभी एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर पे डिपेंड करे, ये 135 का रेशियो काम करेगा, नॉट ओनली इन मैकेनिक्स, ठीक। तो ये बात हुई इसमें। अब आगे क्या बता दें आज जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड चीज है, इसमें आगे देखिए 135 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मान लो हम ऐसा केस देखते हैं कि सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान लो हमने कोई चीज लिया, कोई स्टोन लिया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर, ठीक। तो ये एक स्टेज तक जाएगा और यहाँ से इसकी स्पीड 0 होकर के वापस आने लगेगी। आप मैक्सिमम हाइट बता सकते हो, इसकी मैक्सिमम हाइट रीच क्या होगी। इसको हमने u वेलोसिटी से फीका है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वैल्यू इज व्हाट मैक्सिमम हाइट विल बी एक्वायर्ड बाय दिस। इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आती है कि नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये फ्लोर लेवल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, और धीरे धीरे इसकी स्पीड जब टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या। यस सर। ठीक है ना, u से स्पीड घटते हुए 0 हो गई। हाइट निकालना चाहते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन में तो h आता ही नहीं, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, उसमें डिस्टेंस नहीं आती। दूसरी इक्वेशन जो है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें s आ रहा है लेकिन टाइम भी आ रहा है, इसमें टाइम है क्या हमारे पास, नो। थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन को देखो आप, इसमें जो एंड वेलोसिटी है दिस इज 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, g की माइनस g, जी माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस लगाओगे आप कि नहीं, ये कैसे तय होता है कि माइनस लगेगा कि नहीं। आप ऐसे देखिए, ऑब्जेक्ट ने किस तरफ चलना शुरू किया, अपवर्ड, तो हम क्या करेंगे, फ्लोर लेवल से जो चीजें अपवर्ड है वो प्लस, जो नीचे की तरफ जा रही है वो माइनस, करेक्ट। वेलोसिटी अपवर्ड थी, कैसी ली गई, प्लस। जी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जी, करेक्ट, इनटू एस, ठीक। ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2g, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, उसको इंस्टेड ऑफ एस अगर हम h लिखते हैं, तो यहाँ s हटा करके हमको h डालना पड़ेगा। s हटा करके हमको यहाँ h डालना पड़ेगा, और h पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मतलब छोटी छोटी बात है, लेकिन यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2gh, h की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो जो मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट एक्वायर कर सकता है, ये उसका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला इज यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक, एक चीज हो गई। अब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, या मैं इसी के एनालिसिस बताता हूँ, h और यू स्क्वायर, आप इस फॉर्मूले के एनालिसिस देखिए, आप पढ़ रहे हो कि h की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई 2g। सवाल देखिए इस पर, हम ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग स्पीड है
मान लो इसको डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, व्हाट विल हैपन टू मैक्सिमम हाइट रीच्ड? कितने गुना हो जाएगी? तो किसी चीज को पहले आपने फेंका था 20 मीटर पर सेकंड से, वो हाइट किसी हाइट तक गया, तो आपने कहा इसको 20 से नहीं, इसको 40 की स्पीड से फेंको, कितनी हाइट तक जाएगा पहले के कंपैरिजन में? बताइए। इस फॉर्मूले से देखिए, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जहां u था वहां क्या डालना पड़ेगा? 2u डालना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तो कितना आएगा आंसर? कितने टाइम्स हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। देखिए, ये h हाइट तब आ रही है जब चीज को हमने u वेलोसिटी से फेंका। हम चाहते हैं कि वेलोसिटी u नहीं, u के बजाय 2u कर दी जाए, यही चाहते हो? 4 times. 4 टाइम्स हो जाएगी भाई। जहां पर u था, हम u को चाहते हैं कि u को हटा करके स्पीड डबल कर दी गई, मतलब कितनी कर दी जाए? 2u। तो जब यहाँ 2u डालोगे आप, तो 2u का स्क्वायर कितना आएगा? 4 गुना नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? Yes, sir. देखिए, जब स्पीड u थी तो कैलकुलेशन ये, जब स्पीड 2u करोगे आप, तो आप यहाँ पर देखिए कि u की जगह हमने डाल दिया 2u, ये 2u का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 2g। ये वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और ये वैल्यू है h डैश। ये वैल्यू ओरिजिनल हाइट थी, तो आंसर 4 टाइम्स ऑफ h आ गया कि नहीं? देखो, क्लियर? अच्छा, मान लो हमने स्पीड को u से बढ़ा करके 3u कर दिया होता, हाइट कितनी हो जाती? 9h. 9h हो जाती, करेक्ट। 3u किया होता तो हाइट हो जाती 9h, 2u किया तो हाइट 4h। ठीक है, मान लो हम u को, ये भी हम बढ़ाते जा रहे हैं कि डबल किया, ट्रिपल किया, मान लो हम u को 5 टाइम्स करते हैं, 5u करते हैं, कितना आएगा आंसर? 25. 25h हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जब हम टाइम्स करेंगे, एक डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये केस आपको समझ आ गया, ठीक है ना? ये बात हमको समझ में आ गई। जो फॉर्मूला है वो बता रहा है कि अगर आप u को डबल करते हो, स्टार्टिंग स्पीड को डबल करते हैं, हाइट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 4। आप इसको थ्राइस करते हो, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 9। इसको अगर हम 4 टाइम्स करते हैं, इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 16। अगर हम 5 टाइम्स करते हैं, इट विल बिकम 25, एंड सो ऑन, ये बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम परसेंटेज चेंज से लिंक करते हैं, अगली बात पर आते हैं। अगले पॉइंट पर आइए कि अगर आप फॉर्मूला ले रहे हो h इज इक्वल टू, सॉरी, देखिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2। हम परसेंटेज चेंज देते हैं, हम बताते हैं कि u को 1% बढ़ा दिया जाए, हाइट में कितने परसेंट का चेंज आएगा? बता सकते हो क्या? 1 आएगा कि कम ज्यादा होगा कुछ? बताइए। कितना होना चाहिए? इट शुड बी 1 और डिफरेंट? 1. 1 आएगा। खुशी आप बताइए कितना होगा? सब 1 ही आएगा. 1 आएगा। देखिए, अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एरर एनालिसिस, 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा एरर एनालिसिस, पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. इसमें आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हो, उसमें आपने 4 केसेस पढ़े होंगे। एक होगा z इक्वल टू a प्लस बी, एक होगा z इक्वल टू a माइनस बी, एक होगा z इज इक्वल टू a इंटू बी, एक होगा z इज इक्वल टू a अपॉन बी, और एक केस होगा z इज इक्वल टू a टू द पावर n। इसमें जब हम कभी a में 1% की मिस्टेक करते हैं, तो z में मिस्टेक कितने की होती है? याद है? नहीं, N. 10% हो जाती है। जो पावर होती है, ये पावर सीधे इस नंबर पे आके मल्टीप्लाई होती है,
अब बताइए सवाल का आंसर क्या है? 2%. 2% होगा। ठीक है ना, ये कहाँ से आता है, इसके पीछे क्या रीजन है? एक पॉइंट पढ़ते हो आप, बायनोमियल थ्योरम, बता देता हूँ, आप लोग को नहीं पता तो समझ लो आप। बायनोमियल थ्योरम आपको ये बताता है कि 1 + x⁴n कभी किया जाए तो यू कैन रिप्लेस दिस बाई 1 + nx। ये केवल तब पॉसिबल है जबकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। ठीक है ना, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिखा जा सकता है। इस मेथड का वहां इस्तेमाल किया गया है कि जो पावर है वो x में सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट ऐसा कब होगा? जबकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। अब वापस देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। इस क्वेश्चन में अगर आप कह रहे हो कि u को 1% बढ़ाया, तो u को 1% बढ़ाने का मतलब जो चीज 100 थी उसको आप कह रहे हो कि 1% बढ़ा दिया, मतलब कितनी कर दिया? 101 कर दिया क्या? मतलब ये चीज 1 रही होती तो आपने इसको 1.01 कर दिया। मतलब ये चीज अगर u है तो हमने इसको बढ़ा करके 1.01 u कर दिया है। यही कैसे क्या है, ऐसा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फिर आप ये कह रहे हो कि इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, मतलब जो स्क्वायर अभी तक u के ऊपर आ रहा था वो स्क्वायर अब किसके ऊपर आएगा? 1.01, मतलब 1 + 0.01 u के ऊपर स्क्वायर आएगा। यही केस है। तो ये जो 2 पावर दिख रही है आपको, ये आगे इस नंबर पे मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं? तो वैल्यू बनेगी 1 + 0.02 इंटू u², यही बनेगी वैल्यू। तो चेंज कितने का होगा? 2% का होगा कि नहीं? Yes, sir. ये दैट इज द रीजन। अगर ये चेंज मान लो हमने u में चेंज दिया होता 2% का, तो यहाँ चेंज कितने का आता? 4%. 4%। क्लियर? मान लो हमने कहा कि हमने u को चेंज कर दिया है 3.5%, बताइए h कितना चेंज होगा? 7%. 7%। ठीक है। अच्छा, ये हम बढ़ाते बढ़ाते चले जाए, मान लो हमने कहा कि ये 9.8% का चेंज कर दिया, अब बताइए कितना होगा? 19.6. 19. करेक्ट। लेकिन क्या होगा कि इस पूरे फॉर्मूले को लगाने की कंडीशन है, ये फॉर्मूला कब तक काम करेगा? ये तब तक काम करेगा, देखिए 1 + x⁴n को जब तक हम 1 + nx लिख पाए, कब तक लिख सकते हैं? जब तक आपने कंडीशन लिखी कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, काफी छोटी है। कितनी छोटी? मतलब इसके 10% से कम। जब कभी भी चेंज 10% के ऊपर लगेगा तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हमेशा लगाना है आपको लेस देन 10% के लिए। 10% से फॉर्मूला फेल होना शुरू कर देगा। देखिए अब 10% से आपको केसेस बना के दिखाता हूँ। मान लो आपका रिजल्ट है h = u²/2g। हमने कहा कि u को 10% बढ़ा दिया, h में चेंज बताना। बता सकते हो आप कितना आंसर आएगा? और बायनोमियल थ्योरम से करें तो 10% का डबल कितना आना चाहिए था? 20%। बट 20 आंसर इसका नहीं, क्योंकि ये जब तक 10% से कम चेंजेस थे तब तक ये मेथड करेक्ट। 10% के ऊपर जैसे आप जाओगे तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा? देखिए आप कह रहे हो कि 10% का चेंज, हम एनालाइज करते हैं इसको कि 10% के चेंज का मतलब है कि जो चीज 100 थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी हमने? 110। मतलब जो चीज 1 थी उसको आपने बदल के 1.1 कर दिया। मतलब जहां u था इसको आप चाहते हो कि 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 u कर। दैट मीन्स जहां u² होना चाहिए था, इंस्टीड ऑफ दैट 1.1 u का स्क्वायर आएगा। ऐसे होगा क्या? Yes, sir. अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसमें डेसिमल यहाँ पर आएगा, ठीक है ना? 1.21 u², ऐसा ही होगा। Yes, sir. 11 का स्क्वायर होता है 121, सॉरी 121। तो 1.1 का स्क्वायर निकालोगे आपको कितना आएगा? 1.1 का स्क्वायर मतलब 11/10 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर हुआ 121, 10 का स्क्वायर हुआ 100, तो वैल्यू क्या बनी? 1.21 बनी ना। तो जो चीज u² ऊपर डिपेंड कर रही थी वो अब ये हो गई।
यू स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा था? एच पर। मतलब ये क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनेट थी एच के, तो ये क्वांटिटी अब हो चुकी है 1.21 एच। कितने परसेंट का चेंज हुआ है? बताइए भाई। एच जो था दैट इज नाउ 1.21 एच। मतलब ये क्वांटिटी अगर 1 रही होती तो ये बन चुकी है 1.21। मतलब ये क्वांटिटी अगर 100 रही होती तो दिस हैज बिकम 121। कितने परसेंट का चेंज? 21%. 21। तो जैसे ही 10% पर पहुंचे तो चेंज कितना हो गया? 21। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या कि अगर हमने 20% लिया होता तो आंसर क्या आया होता? बताइए। मैं 20% लिया होता तो जैसे हमने यहाँ 1 से 1.1 लिया था, तो जब 20% लो गया तो ये कितना आएगा यहाँ 1.1 की बजाय? 30. 30 कैसे आएगा? 30 कैसे आएगा? देखिए, आप कह रहे हो कि जहां पर 100 लेना था हमने, जहां 100 लेना था, हम 20% बढ़ा दें तो कितना होगा? 120 लेंगे ना, 1.2 हो जाएगा. 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. 144। तो कितने परसेंट पड़ेगा? 44%. 44%। भाई जो चीज 100 थी वो 100 से बढ़कर के हुई 120। इसका मतलब 1 से बढ़कर के हुई 1.2। इसका मतलब जहां पर यू स्क्वायर लिखा था, इंस्टेड ऑफ दैट ये अब 1.2 यू का स्क्वायर हो चुका है। इसको हमने ब्रेक किया तो वैल्यू आ रही है 1.44 यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज रिप्लेस बाय दिस। मतलब जहां एच आना चाहिए था दैट इज नाउ बिकम 1.44 एच। मतलब जो चेंज है वो 44% का है। बताइए समझ में आ गई क्या बात सबको? और ये जो देख रहे हो आप, ये ऐसा नहीं कि यहाँ लगेगा, ये पूरी फिजिक्स में जहां जहां भी स्क्वायर आ रहा है उन सभी जगह के लिए एप्लीकेबल है। मतलब 1/2 mv स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है, 1/2 cv स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है, 1/2 li स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है, 1/2 kx स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी फिजिक्स में जहां जहां भी आएगा सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा चलिए हम इसको 30% बढ़ा देते हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा? 69%. 69%। आपने अगर इसको चेंज किया तो वैल्यू आ रही है 69%। ये वैल्यू आ रही है 69%। बताइए खुशी आपको समझ में आया कि नहीं? ये तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है. है ना? अच्छा मान लो 40% बढ़ा देते हैं तो 40% का मतलब कितना आएगा? 1.4 आएगा। और 1.4 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना होगा? 96%. 96%। करेक्ट। भाई जो चीज 100 थी, आपने कहा कि हमने 100 को 40 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 140 हो गया। मतलब जो चीज 1 थी दैट इज नाउ 1.4। तो जो चीज u थी दैट इज नाउ 1.4 u। तो स्क्वायरिंग भी इसकी होगी या इसकी स्क्वायरिंग होगी। अब 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें 1 प्लेस के बाद 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा। ये आ गई वैल्यू। करेक्ट। तो यहाँ जो चेंज है वो कितने का है? 96% का चेंज है। ठीक, 96% का चेंज। ये वैल्यूज नोट कर सकते हो आप, इस सब जगह लगेगी, सेम रिजल्ट आएंगे। अच्छा 50% बढ़ा दिए। अब बताइए कितना आएगा आंसर? 50% मतलब कितना हो गया? 1.5। 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 225. 2.25. 2.25। तो चेंज कितने परसेंट का माने? 125. करेक्ट। चेंज जो है 125% का है। करेक्ट। अच्छा 60% का चेंज दे दिया। अब बताइए 1.6 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256.
256, चेंज 156% का है क्या? Yes, sir. 70% कर दिया। अब बताइए 189%, क्योंकि 1.7 का स्क्वायर होगा 2.89, तो ये आने वाला है 189% का चेंज। ठीक, हमने कर दिया 80%। अब एटीन का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324 होता है, करेक्ट। चेंज कितने परसेंट का आएगा? 224. करेक्ट, 224% का चेंज है। जो चीज 100 थी वो 324 हो गई। अच्छा, 90% ले लीजिए। अब चेंज कितने का आएगा? उसके लिए जरूरत पड़ेगी 19 के स्क्वायर की। कितना होता है? 361 होती है वैल्यू। कितने का चेंज आएगा? 261% का चेंज आएगा। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये पूरी फिजिक्स में जहां जहां भी स्क्वायर आएगा कि एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोस केसेस। ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरी फिजिक्स पे लगेगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप जाते हो, हम इसके एक कदम आगे चलते हैं। हम एक कदम आगे चलते हैं। देखिए, अब मान लो हम इसको 100% बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप चल रहे थे इस फॉर्मूले पर कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और आप u को बढ़ाते जा रहे हो, h पर इफेक्ट देख रहे हो, और आप 10% 20% से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गए? 90% तक आ चुके। 90% पर चेंज समझ में आपको कि इट विल बी 261% का चेंज आएगा। चलिए, स्टार्टिंग स्पीड को 100% बढ़ा दिया। अब बताइए आंसर। ये टॉइस वाला केस हो जाएगा। करेक्ट, 100% बढ़ा दिया मतलब ट्वाइस हो गया। तो ट्वाइस हो गया तो आपने पढ़ा था कि हाइट कितनी हो गई थी? 4 गुनी। 4 गुनी हो गई थी, तो चेंज कितने परसेंट का हो गया? बताइए। आपने पढ़ा था कि अगर आप कह रहे हो 100% चीज को बढ़ाया गया, मतलब जो चीज 100 थी वो हमने 200 कर दी, 200 कर। दैट मीन्स जो चीज 1 थी दैट इज नाउ 2। मतलब स्टार्टिंग स्पीड u के बजाय आप कितनी कर रहे हो? 2u। तो स्क्वायरिंग u की होने के बजाय 2u की होगी। तो जहां u स्क्वायर आ रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट विल बी गेटिंग 4u स्क्वायर। तो क्या ये हाइट h से बढ़ करके कितनी हो चुकी है? 4h हो चुकी है। तो परसेंटेज चेंज कितने परसेंट का हुआ है? बताइए। 300 का। 300। भाई जो चीज 100 थी दैट इज नाउ 400। तो चेंज कितने का हुआ? 8%। क्लियर? बताइए, खुशी एंड रूपा समझ में आया आप लोग को कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया ना? अच्छा, मान लो इसको हम 200% कर देते हैं। अब बताओ आप आंसर। 200% बढ़ा दिया, कितना आंसर आएगा? कितने परसेंट का चेंज आएगा? 200% बढ़ाने का मतलब कि जो चीज 400। थी वो कितनी हो गई? अब किसी चीज को आप 200% बढ़ा रहे हो, मतलब अगर ओरिजिनल अमाउंट 100 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 300. 300 हो जाएगा। भाई हर 100 के अगेंस्ट आप 200 मिला रहे हो, 200%, मतलब हम हर 100 रुपए में 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला रहे हैं। तो दैट बिकेम 300। मीन्स जहां 1 लिखा हुआ था दैट बिकेम 3। इसका मतलब जहां u लिखा हुआ था दैट बिकेम 3u। तो जहां पर u का स्क्वायर करना था, इंस्टेड ऑफ दैट हमको मिलना चाहिए 3u का स्क्वायर। तो जो चीज u स्क्वायर थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी 9u स्क्वायर में। तो कितने परसेंट का चेंज बताओगे आप उसको? H में 800 का। 800% का, करेक्ट। जो चीज 100 थी वो बन चुकी है 900। इसका मतलब जो चेंज है दैट इज ऑफ 800%। ठीक है, मान लो मैं इसको 500% बढ़ा देता हूँ, 500% बढ़ा दिए। बताइए कितना आंसर है?
2400%. नो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप। 500% बढ़ा दिया है, मतलब जो 100 था वो कितना हो गया है? 500 की 600? जो चीज ओरिजिनली जो चीज 100 थी 600. 600 हो गई। आप निकालो, आप कितना आएगा आंसर? 3500%. करेक्ट, 3500% का चेंज हुआ है। रीजन कि जो चीज 100 थी, आपने कहा इसमें 500% का चेंज दिया, मींस दिस हैज बिकम नाउ 600। इसका मतलब जो चीज 1 थी दैट इज नाउ 6। तो जो स्पीड u थी वो कन्वर्ट हो चुकी है 6u में। तो स्क्वायरिंग अब 6u की होगी, पहले u की हो रही थी। तो ये वैल्यू u स्क्वायर से बदल करके 36u स्क्वायर होगी। मतलब जो चीज 100 होनी चाहिए थी दैट हैज बिकम नाउ 3600। तो परसेंटेज चेंज कितने का है? 3500% का है। ये सब जगह लगेगी चीज, जहां जहां भी स्क्वायर आ रहा है, जो मैंने मेथड बताई है आपको, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर। आप लाइन से लिख लो जहां भी स्क्वायरिंग आ रही। जैसे आपने लिखा कि मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। एस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, स्टार्टिंग स्पीड 0 कर दो, हाफ एटी स्क्वायर। अब आप टाइमिंग को अगर चेंज दो इसी प्रोपोर्शन में, सेम वही आंसर इसके लिए है। या आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर, इसमें वोल्टेज को बदलो, सेम रिजल्ट आएंगे। कॉइल 1/2 LI स्क्वायर, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 MV स्क्वायर, सेम रिजल्ट आएगा। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सेम रिजल्ट आएगा। इतने सारे केसेस में सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जहां पर स्क्वायरिंग आएगी वहां पर ये मेथड काम करेगी। ठीक, वापस आते हैं अगले पॉइंट पर चले। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक, No, sir. अगले पॉइंट पर आइए। मान लो फ्लोर से किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। फ्लोर से किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका, ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, एक स्टेज पर जाकर के इसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब u से स्पीड रिड्यूस करते करते 0 हो गई। हम निकालना चाहते हैं टाइम, ऑब्जेक्ट कितनी देर तक एयर में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हम यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक, स्टार्ट किया, वेलोसिटी u थी, फाइनली 0 हो गई। एक्सेलरेशन की जगह भी समझा हमने कि -g लगेगा। मान लो इसको नीचे से ऊपर तक आने में, a से b तक आने में सपोज टाइमिंग लगी t, तो हम t कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये बनना चाहिए u इंटू GT। तो t की वैल्यू आ रही है u/g। ये होगा क्या आंसर? ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक जाने में इतना समय लगा। अच्छा, जब इतना समय लगा तो लौटने में कितना लगेगा? सेम लगेगा कि डिफरेंट होगा? Same होगा. सेम होगा। इसका मतलब कि अगर हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता कि ऑब्जेक्ट ऊपर गया, तो अगर मान लो नीचे ऊपर जाने का पूरा समय अगर t होता, टाइम ऑफ फ्लाइट का है जिसको हम, तो इसका मतलब कि जाते समय t/2, लौटते समय t/2। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस t, हम क्या कर सकते थे कि आपने जो t यूज किया वो हम हटा देते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ g t/2 लगा देते हैं, क्योंकि a से b तक जब आप गए तो समय कितना लगा है? t/2 लगा, तो हमने t की जगह t/2 डाल दिया। ऐसा किया होता आपने तो g इंटू t/2 की वैल्यू u आ गई, तो फिर t की वैल्यू 2u/g होगी क्या? Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आ गया। तो ये हमारा अगला रिजल्ट हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है? 2u/g। अब यहाँ स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहाँ जो t है u के प्रोपोर्शनेट है कि u स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है? Directly. UK. u पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर हम u को चेंज करते हैं और हम आपसे कमेंट पूछते हैं t के ऊपर की, मान लो मैं बताता हूँ कि हमने u को 1% बढ़ा दिया, व्हाट विल हैपन टू t? कितने परसेंट बढ़ेगा? 1% increase. 1%. जो आप चेंज u में दोगे दैट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली। मतलब इन जनरल इसको अगर हम x% चेंज देने जा रहे हैं तो t में भी चेंज कितना आएगा? x%। यहाँ स्क्वायरिंग नहीं होगी, बाइनोमियल थ्योरम नॉट नीडेड। अब मान लो मैं कहता हूँ उसमें कि u को, सपोज हम ऐसा कहते हैं कि हमने u को ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया। आप बता सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम्स हो जाएगा?
दोनों प्रोपोर्शनेट है। आप जितने टाइम्स यू को करोगे क्या उतने टाइम्स टी होगा। Yes, sir. करेक्ट। ये Yes. भी आप कहते हो कि इसको 5 टाइम्स किया, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। इसको आपने कहा 10 टाइम्स किया, ये भी 10 टाइम्स ही होगा। ठीक है। परसेंटेज चेंज में अगर हम कह दें कि हम यू को 30% बढ़ा रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा क्या। Yes, sir. सेम आएगा। Yes, sir. ये 30% ही आएगा। करेक्ट। तो यहां तक की बात क्लियर। अब वापस चलते हैं। जो कैलकुलेशन किया गया इस कैलकुलेशन में एयर की प्रेजेंस मानी गई कि नहीं। क्या आपने कहा नीचे से किसी चीज को फेंका ऊपर तक जा रही है, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया 2u/g। इस कैलकुलेशन में एयर अकाउंट की गई है कि नहीं। एयर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। मान लो, चलिए हम समझते हैं इस बात को कि एयर के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए जैसे मान लो आपको एक सवाल आप देखोगे आपके पेपर में पूछा गया होगा कि आपने एक स्टील की एक बॉल ली, ठीक है, एक आपने वुडन पीस लिया, ठीक है, और इतने ही मास का एक पेपर का टुकड़ा ले लिया। इन तीनों को एक ही हाइट से रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ऑल दिस थ्री आर ड्रॉप। ठीक। मान लो कि एयर प्रेजेंट है, आसपास एयर प्रेजेंट है। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज नीचे पहुंचेगी। Steel. स्टील, ये फर्स्ट पर आना चाहिए आपके हिसाब से। अच्छा, पेपर का क्या होगा। Subsidy. पेपर सबसे पहले पहुंचेगा कि सबसे बाद में पहुंचेगा। Last. उसके बाद लास्ट में पहुंचेगा। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि स्टील और वुडन चीजों के मास बराबर थे कि वॉल्यूम बराबर थे। मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ कि एक स्टील की बॉल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम ये दे दें कि स्टील और वुड के वॉल्यूम बराबर है बजाय मास के, ठीक है। आप मान लो मेरा सवाल ये है कि एक स्टील का पीस है और एक ये स्टील और वुडन पीस, बट इन दोनों के वॉल्यूम सेम। ठीक। अब आपका क्वेश्चन है कि इन दोनों को ड्रॉप कर दिया, एयर प्रेजेंट है, ये दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे कि अलग अलग समय में पहुंचेंगे, बताइए। एक। क्या होना चाहिए। इनकी टाइमिंग सेम होगी कि डिफरेंट होगी। Same. इनकी नीचे पहुंचने की टाइमिंग सेम होगी, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है भाई, एयर क्या करेगी जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो आप, जैसे पेपर का पीस आपने बताया कि नीचे पहुंचने में देर लगाता है। क्यों। क्योंकि उतने ही मास का अगर आप पेपर लोगे तो इसकी साइज बड़ी होगी, ये ज्यादा एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, एयर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से पेपर लहराते हुए धीरे धीरे करते हुए नीचे आएगा। ठीक है ना। पेपर को आप गिराते हो सीधा नीचे तो गिरता नहीं, तो इस तरह से लहराते हुए नीचे आता धीरे। ठीक। रीजन, उस पर बायलेंट फोर्स ज्यादा लगता है। तो एयर जो होती है वो कितना फोर्स लगाएगी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। तो अगर आपने कहा स्टील और वुड का वॉल्यूम बराबर है, चीजें नीचे आती है, तो इनको सेम टाइम लगेगा। जो समय उसको लगेगा वही समय इसको लगेगा, दीज टू विल बी सेम। तो ये जो क्वेश्चन हमने पिछला दिया, इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मास सेम है कि वॉल्यूम सेम है। अब इसी जो आपने इस क्वेश्चन को देखा, मान लो मैं सवाल को बदल देता हूँ। चलिए, हमने कहा ये स्टील का एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, ये वुडन है, वुडन है। इन दोनों के मास सेम, वॉल्यूम सेम नहीं कहा गया, मास सेम है, और एयर प्रेजेंट, इन दोनों को आपने गिरा दिया। ठीक। अब बताना है कौन सी चीज पहले नीचे पहुंचेगी। मान लो कि स्टील की बॉल समय लेती है नीचे तक आने में T1 और वुडन पीस लेता है T2। क्या चीज बड़ी है इसमें से। Steel वाले वो स्टील वाला पहले पहुंचेगा कि बाद में पहुंचेगा। होता है। पहले पहुंचेगा, क्योंकि क्या होगा, जिस चीज का साइज छोटा है उस पर एयर का इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। जिस चीज का साइज छोटा है उस पर एयर का इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो सेम मास की अगर आप स्टील और वुडन पीस लोगे तो डेफिनेटली वुड का पीस बड़ा होगा, स्टील का पीस छोटा होगा। तो स्टील के ऊपर जो बायनेंसी है बहुत कम काम करेगी, तो इसलिए स्टील की बॉल
पहले नीचे पहुंच जाएगी। अच्छा, इससे भी एक कदम आगे